हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, इंडियन नेवी द्वारा 21 क्रू मेंबर को भी इवैक्यूट कर दिया गया है। न्यूज़ में क्यों? दरअसल क्या हुआ, सोमालिया कोस्ट पर एक वेसल आ रही थी जिसका नाम था MV लीला, जिसे वहाँ के जो पायरेट्स है ना, उनके द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। तो इससे संबंध में क्या हुआ कि उनको हाईजैक कर लिया गया, तो इंडियन नेवी ने मरीन कमांडो की हेल्प से इन्हें इवैक्यूट कर दिया गया। ये जो वेसल थी ये सोमालिया की कोस्ट से आ रही थी। सोमालिया के बारे में आप सबने सुना ही होगा कि वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। दरअसल वहाँ पर पायरेट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो इस प्रकार की गतिविधि करते हैं जिससे अगर वहाँ से कोई वेसल शिप पे गुजर रही होती है तो उससे वो लूट लेते हैं और पायरेसी करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, कुछ दिनों से ये रीज़न आप देख रहे हो कि कभी यमन के पास में कोई शिप या वेसल को लूटा जा रहा है, इसको लूटा गया है। इस पर लाइबेरिया का फ्लैग था और इसका नाम था MV लीला, इसे लूट लिया गया था। तो इंडिया ने अभी बहुत अच्छा काम करते हुए वापस इसे इवैक्यूट कर लिया है। तो ये न्यूज़ था और साथ ही साथ में उससे थ्रेट भी दी है कि इस प्रकार की गतिविधि को रोका जाना चाहिए। सोमालिया के जो भी पायरेट्स उससे इस प्रकार की थ्रेट भी दी गई है। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित है। ये जो पूरा जो लोकेशन है, पूरा जो रीजन है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। तो इसकी आप मैपिंग कर लेना। मैप की वजह से आप इसे याद रखना कौन सा सी कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन क्या कहाँ पर है, कौन सा कंट्री, उसके नेबर कंट्री, वहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, वहाँ के पोर्ट है, इंपॉर्टेंट सिटी, सब कुछ एक बार देख लेना। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, मयूरभंज में रेड आंट चटनी को अभी GI टैग मिला है। क्यों न्यूज़ में? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो वहाँ पर रेड आंट की चटनी बनती है, उसे GI टैग मिला है। तो आप सोचिए कि रेड आंट ये सब क्या चीज़ है। तो ये पहले न्यूज़ तो मैंने देखी। न्यूज़ में इसलिए कि उड़ीसा मयूरभंज, वहाँ पर एक सिमलीपाल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उसकी जो चटनी है जो बनाई जाती है, आंट एंड चिटिया जो होती है ना, उससे बनाई जाती है। इससे मिला भी GI टैग मिला। इसलिए न्यूज़ में ये जो चिटिया होती है जिसका नाम काई पिम्पुड़ी या इसे रेड आंट भी कहा जाता है, ठीक है, इनको मिला है अभी GI टैग मिला है। ठीक है, इसके बारे में बात करें कि ये चटनी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों मिला है। बिकॉज कि इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन्स है, साथ ही साथ जिंक है और भी कई न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलते हैं। ये जो रेड आंट की चटनी है ना, आप सोचोगे यार चटनी कैसे खा लेते होगे, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक एक्सेट्रा मिलती है। इससे इम्यून सिस्टम होता है वो भी अच्छा बनता है, बूस्ट होता है। अपना इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक तंत्र, वो भी बूस्ट होता है इससे। ठीक है, जो अब एक बार बात कर लेते हैं, ये जो चिट्टिया है, आंट्स है ना, जिसका नाम है काई पिम्पुड़ी या इसे रेड आंट्स भी कहा जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है ना काई पिम्पुड़ी या ये रेड आंट है, काई रेड आंट्स है, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ की इंडिजिनस चींटियाँ है कि वहीं पर पाई जाती है। इंडिजिनस यानी स्थानिक चींटियाँ वहीं पर पाई जाती है और इसमें अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि इसे अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है ना, जैसे बात करते हैं इसमें वर्कर्स होते हैं जो काम करने का होती है, फिर मेजर वर्कर्स होते हैं, क्वीन भी होती है, अलग अलग प्रकार से इसे क्लासीफाई करते हैं। तो ये वर्कर्स और मेजर वर्कर्स इनको कैसे पहचानते हैं? तो ये ऑरेंज कलर की होती है, जो क्वीन होती है ये ग्रीनिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, और इन्हें ये खाती क्या है? तो ये इंसेक्ट्स, छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं उन्हें खाती है और इनके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इनसे ऑयल बनता है जिसका यूज़ मेडिसिनल पर्पज़ से होता है। जोड़ों में जो दर्द होता है ना, उसमें इसी आंट्स जो ऑयल बनता है उसका यूज़ होता है। तो मेडिसिनल पर्पज़ से इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये चींटियाँ, और इससे बना हुआ जो ऑयल वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब एक GI टैग के बारे में देख लेते हैं। GI टैग है, पहले तो GI टैग होता क्या है? GI का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कोई एक ज्योग्राफी, कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन है तो उसे GI बोलते हैं। अभी टैग मिलता है, ये किसे मिलता है? तो किसी एक विशेष स्पेसिफिक लोकेशन में किसी एक प्रोडक्ट को मिलता है जिसकी क्वालिटी यानी क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो और उसकी विशेषता यानी कि फीचर है बहुत ही यूज़फुल हो। मतलब GI टैग उस प्रोडक्ट को मिलता है, कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन में ऐसा कोई प्रोडक्ट हो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और उसकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो, उनको इस प्रकार का टैग मिलता है। जैसे कि चाय को मिला हुआ है, असम की चाय को मिला हुआ ना, दार्जिलिंग की चाय को, ऐसे भी अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें उनको GI टैग मिला है। ये जो GI टैग होता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कॉन्सेप्ट जो कंपोनेंट होता है उसी का पार्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में आपने सुना होगा, उसका ये कंपोनेंट है। और ये जो है पेरिस क्लाइमेट एक कन्वेंशन हुआ, पेरिस क्लाइमेट नहीं, पेरिस में एक कन्वेंशन हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित, उसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसका भी ये पार्ट है। मतलब ये
IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो कंपोनेंट है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कंपोनेंट के अंतर्गत भी आता है, और WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत भी आता है। ये GI टैग की बात करें। इंडिया में क्या मैकेनिज्म है, इंडिया में कि इसके लिए एक्ट भी बनाया गया है। इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इंडिया में 1999 में एक एक्ट लाया गया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में ये एक्ट लाया गया था, जो GI टैग देने का काम करता है और उसे इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उसे बचाने का काम करता है कि वहाँ कोई और इस प्रकार के प्रोडक्ट का यूज न कर सके। जैसे इसको मिला है ना GI टैग, तो कोई और राज्य है और कोई और एरिया है वो इसका क्लेम न कर सके हमारे यहाँ पे भी इस प्रकार का प्रोडक्ट होता है। ये इंडिया में इस प्रकार का एक्ट बनाया गया था, उसमें ये प्रोविजन है। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, कौन इससे संबंधित काम देखता है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स है वो इसके रिगार्डिंग काम देखता है। इसे डिज़ाइन करना है, इससे संबंधित ट्रेडमार्क देना है, किस प्रकार से काम करेगा, ये सारा काम करना है कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट्स के तहत काम किया जाता है। और ये इसके लिए रजिस्ट्रार है, और इसकी रजिस्ट्री मतलब जो हेडक्वार्टर रजिस्ट्री का वो कहाँ है, तो ये इसकी रजिस्ट्री है वो चेन्नई में, जो इस प्रकार को देने का काम करती है, किसे देना है किसे नहीं देना है, इसकी रजिस्ट्री है वो चेन्नई में है। और ये किस किस प्रोडक्ट को देता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को देता है, फूड स्टफ प्रोडक्ट होता है, वाइन है, स्प्राइट है, हैंडीक्राफ्ट है, और भी कई प्रकार के प्रोडक्ट है, उनको GI टैग दिया जा सकता है। तो ये पूरा उत्तराखंड में जो अभी उड़ीसा में एंट मिलियन एंट चटनी उसके संबंधित था, जिसको GI टैग मिला। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट एक न्यूज़ में है अभी कि NSO ने अभी घोषणा की है कि इंडिया की GDP है ना वो इस साल 7.3% से ग्रो करेगी। RBI ने कहा था 7% से ग्रो करेगी, और इसके अकॉर्डिंग NSO के अकॉर्डिंग 7.3% से ग्रो करेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी इस चीज़ तो देखनी नहीं, फाइनल डेटा है उसको फोकस करना है, बार बार ऐसे तो डेटा आते रहेंगे, मंथली बेस उसको फॉलो करना नहीं। फिर एक और NSO में बात करिए वो कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में, कि इसमें भी अभी ग्रो देखा गया है, ग्रोथ देखी गई है इस मंथ में। तो इसे भी फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि मंथली आ जाता है, हमने एक बार देख लिया है। बाकी मंथ वाइज क्या आ रहा है, UPSC से संबंधित क्वेश्चन पूछती है नहीं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ब्रिक्स में कुछ नए मेंबर ऐड हुए, उससे संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है, ब्रिक्स में 5 नए मेंबर जुड़े हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़ में। पहले अर्जेंटीना भी जुड़ने वाला था, बट अब अर्जेंटीना में नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने मना कर दिया, अब अर्जेंटीना ब्रिक्स का पार्ट नहीं बनेगा। तो एक बार ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स, इसमें अभी तक 5 मेंबर थे, कौन कौन से थे, इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ये 5 मेंबर थे इसमें, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 मेंबर थे। अब 5 मेंबर, पहले तो 6 मेंबर और ऐड होने वाले थे, बट अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अब 5 मेंबर नहीं ऐड हुए। कौन कौन से 5 नए मेंबर ऐड हुए, नाम याद रखना, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, UAE है। सऊदी अरेबिया, ईरान आपको याद आ जाएगा, ये दोनों आपस में टकराव है, तो ये दोनों साथ में आ जाते हैं, ठीक है। एक याद रखना UAE, तो मिडिल ईस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है UAE, तो ये साथ में आ गया। 3 कंट्री ये आ गई, इथियोपिया और इजिप्ट को आप याद रख लेना। तो 5 मेंबर नहीं जुड़े, 5 पहले थे, 5 अब जुड़े, तो टोटल मेंबर हो गए अब 10। ब्रिक्स के अब टोटल मेंबर कितने हैं, तो ब्रिक्स के अब 10 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। तो ये पूरा ब्रिक्स में नए मेंबर ऐड हुए, उससे संबंधित था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है स्मार्ट 2.0, एक स्कीम आई नई, स्मार्ट 2.0, उस स्कीम के बारे में। तो पहले तो देख लेते हैं स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है। स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमोंग टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च अमोंग टेक्निकल प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो ये इसकी हो गई फुल फॉर्म। अब एक बार स्मार्ट के बारे में देख लेते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है, इसमें क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो अभी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस CCRAS और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन दोनों द्वारा स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। किस किस के द्वारा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM, इन दोनों के द्वारा अभी इससे लॉन्च किया गया है स्मार्ट 2.0 को, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब इसका एम देख लेते हैं, क्यों लॉन्च किया गया, एम क्या है इसका। एम की बात करें तो इसका एम है आयुर्वेदिक स्टडी को प्रमोट करना, आयुर्वेदा जो भी है उसकी स्टडी को प्रमोट करना, और जो भी प्राइमरी रिसर्च होती है उसमें आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है उसको भी बढ़ावा देना है। मतलब जो भी अलग अलग फील्ड में रिसर्च होती है उसमें आयुर्वेद किस प्रकार से भूमिका निभा देता है, उसकी आयुर्वेद की भूमिका को बढ़ावा देना, जो आयुर्वेदा की भूमिका उसको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ में बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है,
जैसे बाल कवच है, माल न्यूट्रिशन है, और भी कई बीमारियां हैं जिसको आयुर्वेदा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो उसको भी बढ़ावा देना कि ऐसी बीमारियां जिसको आयुर्वेद की वजह से ठीक किया जा सकता है, तो इसमें आयुर्वेद का योगदान है, उसे बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। अब एक बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस। ये क्या होती है डायबिटीज मेलिटस? इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो ग्लूकोज का लेवल होता है ना, वो या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। यानी कि जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो मैनेज नहीं रह पाता है, इक्वल नहीं रह पाता, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, जिससे यानी इंसुलिन की मात्रा या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है, जिससे ग्लूकोज मैनेज नहीं रह जाता है, जिसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। तो ये जो आयुर्वेदा इसकी वजह से, इसकी हेल्प से डायबिटीज मेलिटस को भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है। अब इसको जो लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है एक बार उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे इसी लॉन्च कर रही है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है NCISM। NCISM के बारे में बात करें तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसे एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था। NCISM एक्ट लाया गया था 2020 में, 2020 में ये एक्ट लाया था, जिसके माध्यम से इसे बनाया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है? ये आयुष मंत्रालय के अधीन आती है, ये आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली। एम क्या है? ये मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करती है, और मेडिकल एजुकेशन है उसमें किस प्रकार की सुधार किए जा सकते हैं, क्वालिटी को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से ये फोकस करने का काम करती है। अब दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, CCRAS। तो CCRAS ये क्या काम करती है? पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये भी आती है। इसका काम भी है आयुष, जो भी आयुर्वेदा है उसे किस प्रकार से प्रमोट किया जा सकता है, उसे एजुकेशन में किस प्रकार से अपनाया जा सकता है, उसका सही से कैसे यूज किया जा सकता है, इस प्रकार का ये काम करती है। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रकार की सारी आयुर्वेद से संबंधित काम देखने का कार्य करती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के नए चेयरमैन को अपॉइंट किया गया, इससे संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? संजीव खन्ना जी जो सुप्रीम कोर्ट के लीगल कमेटी के चेयरमैन थे, उनका अभी रिटायरमेंट हो गया है, तो उनकी जगह पर BR गवई है, वो सुप्रीम कोर्ट लीगल कमेटी के चेयरमैन बनाए हैं। इसीलिए ये न्यूज़ में। क्यों न्यूज़ में? कि सुप्रीम कोर्ट के नए चेयरमैन बने हैं BR गवई जी, इसलिए न्यूज़ में। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के बारे में देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, इसे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में एक एक्ट लाया गया था, लीगल सर्विस अथॉरिटाइज एक्ट 1987 आया था, इसके तहत इसे लाया गया था, बनाया गया था, इसके सेक्शन के तहत इसे बनाया गया था। इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाया गया था इस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस अथॉरिटी को? तो देखो हमारे जो आर्टिकल है ना 39A मतलब 39A, उसमें कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपने पढ़ा होगा, उसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को फ्री कंपलसरी एजुकेशन मिले और साथ ही साथ में फ्री और कंपलसरी लीगल सर्विस एड मिले। मतलब हर व्यक्ति है उसको फ्री में, मुफ्त में लीगल सर्विस मिले, मतलब लीगल जो भी उसको सहायता चाहिए वो उसको फ्री में मिले। ठीक है, लीगल सेवा मिले हर व्यक्ति को। तो ऐसे हमारा DPS में लिखा गया। साथ ही साथ में हमारा आर्टिकल 14 है, वो भी इसी प्रकार की बात करता है, सबको समान न्याय मिले। तो उसी के तहत इस एक्ट को लाया गया था। और जो इसका जो एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है फ्री और कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब अच्छे से और निःशुल्क लीगल सेवा दी जा सकती है गरीब से गरीब व्यक्ति को। इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो एक तो चेयरपर्सन होते हैं जो BR गवई जी है, इसके अलावा 9 और मेंबर होते हैं। एक तो ये होते हैं चेयरपर्सन, इसके अलावा 9 और मेंबर होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो चेयरपर्सन प्लस 9 और मेंबर होते हैं, और मेंबर बढ़ाए भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि अभी 9 मेंबर है तो बढ़ाए नहीं, मेंबर बढ़ाए भी जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो मेंबर को बढ़ाया भी जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है टोबैको के बारे में। न्यूज़ में क्यों है कि अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि जो ये साइक्लोन मिसोंग आया था ना, मिसोंग की वजह से काफ़ी आंध्र प्रदेश में नुकसान हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में टोबैको की खेती बहुत ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे टोबैको का, तो इससे काफ़ी वहाँ पे लॉस होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहा है कि उनको बिना किसी ब्याज लिए उनको जो पैसे दिए जाएंगे, ब्याज मुक्त होंगे, ऋण दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा? जो आंध्र प्रदेश के किसान हैं उनको दिया जाएगा। तो इसीलिए ये न्यूज़ में। अब ये टोबैको के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत है चाइना के बाद में दूसरा सबसे बड़ा टोबैको का प्रोड्यूसर कंट्री है, मतलब टोबैको उगाने वालों में जितने देश शामिल हैं उसमें भारत दूसरे नंबर पर है। मतलब पहले नंबर पर चाइना है जहाँ पर टोबैको की सबसे ज़्यादा खेती होती है, सेकेंड नंबर पर है वो इंडिया है, यहाँ पर प्रति वर्ष 800 मिलियन किलोग्राम टोबैको उगाया जाता है।
पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है, जहाँ पर टोबैको की बहुत ही ज़्यादा खेती होती है। भारत में बात करें, वर्ल्ड में तो इंडिया सेकेंड नंबर पे, तो इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया में क्या क्या पोजीशन है, कौन सा राज्य फर्स्ट है, तो इंडिया में गुजरात है, वो टॉप पर है, जहाँ पर 45% मतलब जो इंडिया में 100% जैसे 100 किलो होता है ना, 100 किलो में से 45 किलो तो अकेले गुजरात में ही टोबैको की खेती होती है। तो गुजरात टॉप पर है, वहाँ पर 45% टोबैको की खेती होती है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश है और इसके बाद में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रखना कि कौन कौन सा नंबर है, किस नंबर पे कौन सा आता है। ठीक है, अब टोबैको भारत एक्सपोर्ट भी करता है। कहाँ का एक्सपोर्ट करता है? भारत बेल्जियम करता है, यूएई में करता है, इंडोनेशिया, रूस, कोरिया, अमेरिका, यमन, मिस्र, काफ़ी देशों में इंडिया है वो टोबैको को एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, ये चीज़ आप देख ली। अब टोबैको की खेती के लिए इंडिया के पास में जो वर्ल्ड का टोटल जो एरिया है ना, उस पर 10% एरिया तो इंडिया के पास में जहाँ टोबैको की खेती होती है। अब किस किस परिस्थितियों में टोबैको के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस किस परिस्थितियों में टोबैको की खेती हो सकती है। ठीक है, कंडीशन की बात करें तो टोबैको है, उसके लिए टेम्परेचर की बात करें ना, तो टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसमें 90 से 120 दिन 90 to 120 डेज तक की जो सीजन होना चाहिए ना इसको उगाने के लिए, वहाँ पर फ्रोस्ट फ्री मतलब जो धुंध कोहरा वगैरह होता है, तो बिना कोहरे के 190 से 120 दिन तक की अवधि होती है, वो कोहरे के बिना यानी फ्रोस्ट फ्री होनी चाहिए ताकि अच्छे से ग्रो कर पाए। साथ ही साथ में बात करें तो इसमें शुष्क मतलब ड्राई सीजन होना चाहिए ताकि पत्तियाँ पूर्ण तरह से अच्छे से विकसित हो सके। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो पूर्ण तरह से विकसित हो नहीं पाएगा क्योंकि इसकी पत्तियाँ वो झड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें ड्राई सीजन की भी आवश्यकता होती है। अब इसे उगाया कब जाता है, तो इसे उगाया जाता है मतलब लगाया कब जाता है, पौधे को लगाया जाता है तो नवंबर से जनवरी के बीच में, नवंबर की जनवरी के बीच में इसे उगाया जाता है और इसे काटा जाता है मार्च और जून के बीच में काटा जाता है इसे। ठीक है, ये चीज़ आप ये समझ लेना, जनवरी में उगाया जाता है और मार्च से जून के बीच में इसे काटा जाता है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी है जिसका pH लेवल होना चाहिए 5 से 6.5 के बीच में, मतलब 5 और 6 के बीच में इसका मिट्टी का जो pH लेवल है वो होना चाहिए। और मिट्टी है वो उसमें अच्छी होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, साथ ही साथ में उसमें जल भराई होनी चाहिए ताकि एक जगह से पानी की दूसरी जगह चला न जाए। ठीक है, साथ ही साथ बात करें ये बड़ा होता है ना जो 15 सेंटीमीटर का होता है तब इसमें काटा जा सकता है, इसे पहले नहीं काटा सकता। और जो टोबैको है इसके लिए हेल्प करने के लिए टोबैको बोर्ड भी बनाया जाता है ताकि जो भी टोबैको की खेती करते हैं ये नुकसानदायक ज़्यादा होता है, तो जो भी उगाता है ना उसको लिए भाई कि आप ये मत उगाओ, कुछ और खेती कर लो। तो इनको प्रमोट करने के लिए, दूसरी खेती के लिए शिफ्ट करने के लिए, दूसरी प्रकार की एग्रीकल्चर उसमें प्रमोट करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए एक बोर्ड भी बनाया गया था, टोबैको बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। एक स्टेचुरी बॉडी है और एक्ट के द्वारा टोबैको बोर्ड अधिनियम 1975 के माध्यम से इसे स्थापित किया गया था। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर गुंटूर आंध्र प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। काम क्या करता है, ये जो निर्यातक है जो एक्सपोर्ट करता है टोबैको वगैरह उनके हेल्प करने का ये कार्य करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ये हेल्प करने का कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने और भी स्कीम चलाई गई है जैसे कि टोबैको जो वेलफेयर है उसकी हेल्प करने के लिए टोबैको ग्रो वेलफेयर स्कीम और टोबैको बोर्ड के अंतर्गत एक बनाई गई है। साथ ही साथ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी चलाई गई जो भी टोबैको जो होता है उनकी हेल्प के लिए बनाया गया था। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे आप देख लेना और ये देख लो ट्रू फॉल्स एक बार जो क्वेश्चन दिए गए हैं इससे एक बार देख लेना, इस पर डिस्कस भी कर लेंगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।